सभी छात्र एवं छात्राओं को मेरा नमस्कार। विवेकानंद स्कूल निमका थाना की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, 2 दिन के गैप के बाद दोबारा से अपने ऑनलाइन क्लासेज में बायोलॉजी का 4th लेसन चल रहा था और इस 4th लेसन में पॉइंट एक कंप्लीट हो चुका था जिसका नाम है एपोमेक्सिस या असंघजनन। इस लेसन का अगला पॉइंट आता है अनिषेक बीजता, जिसे अपन एगेमोस्पर्मी कहते हैं। तो आज पॉइंट देखेंगे अपन अनिषेक बीजता क्या होती है, कैसे पाई जाती है, ये चीजें अपन देखेंगे। आज का पॉइंट है, वैसे सेकंड पॉइंट है। इस लेसन में टोटल 4 पॉइंट थे। 4 पॉइंट में देखिए, पहला पॉइंट था, 1 नंबर का पॉइंट था, वो था असंघजनन, जिसे अपन एपोमिक्सिस कहते हैं। सेकंड जो पॉइंट था वो था अनिषेक बीजता, जिसे एगेमोस्पर्मी कहते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है सूक्ष्म प्रवर्धन, और सूक्ष्म प्रवर्धन को माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं। फिर इसी में चौथा पॉइंट है वो है कायिक प्रवर्धन, और इसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। इस प्रकार से 4 पॉइंट थे। इसी में एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, यहां पर एक पॉइंट आएगा और उसे कहते हैं बहुभ्रूणता, जिसे पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। ये पॉइंट भी इसी में आता है, मोस्ट भी है एग्जाम की दृष्टि से। इसमें से ये जो असंघजनन वाला पॉइंट है ये कंप्लीट हो चुका था। इसके अलावा ये जो पॉइंट है वो आपको एक जो फर्स्ट नंबर का लेसन था, 1 नंबर का जो लेसन था उसमें मैंने कंप्लीट करवा दिया था। यहां दोबारा से एक्सप्लेन नहीं होगा, वो 1 नंबर वाले लेसन से आपको देखना है। वैसे शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है कायिक प्रवर्धन। आज लेते हैं अपन अनिषेक बीजता क्या होती है। तो आज का पॉइंट है अनिषेक बीजता, जिसे एगेमोस्पर्मी कहते हैं। क्या होता है अनिषेक बीजता? देखिए, जनन की इस विधि में नए पौधे का विकास होता है बीज से। ये जो जनन की विधि है इसमें नए पादप की उत्पत्ति या नए पादप का निर्माण किससे होता है? बीज से होता है, सीड से होता है। यानी बीज से ही नए पौधे का निर्माण होगा। आपने यह भी पढ़ा है पिछले लेसन में कि बीज का निर्माण निषेचन के बाद बीजांड से होता है। इसका मतलब यह हुआ कि निषेचन के बाद बीजांड किस में बदल जाता है? बीज में। लेकिन यहां पर एक विशेषता पाई जाती है कि इस विधि में जो बीज होगा उस बीज का निर्माण बिना निषेचन के होता है। किसके होता है? बिना निषेचन के निर्माण होता है, यानी निषेचन नहीं होता है और बिना निषेचन के ही बीजांड किस में बदल जाता है? बीज में बदल जाता है।
तो अपन ये कह सकते हैं कि जब बिना निषेचन के बीजांड की कोई द्विगुणित कोशिका या भ्रूण कोश की कोई द्विगुणित कोशिका यदि सीधे ही बीज में बदल जाए और उस बीज से नए पौधे का विकास हो या निर्माण हो, तो वो विधि क्या कहलाती है? अनिषेक बीजता। इसका मतलब ये हुआ, मैंने ये कहा कि मान लीजिए कोई बीजांड की जो बीजांड है, आपको ये भी पता है कि बीजांड से ही क्या बनेगा? बीज बनेगा। लेकिन आवर्तबीजी पादपों में बीज का निर्माण कब होता है या बीजांड बीज में कब बदलता है? जब उसमें निषेचन क्रिया होती है, अर्थात नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में क्या करते हैं? संलयन करते हैं। लेकिन इस स्थिति में क्या होता है कि जो बीजांड है, बीजांड की द्विगुणित कोशिका, द्विगुणित कोशिका, द्विगुणित कोशिका, ठीक है, या फिर या क्या कह सकता हूं मैं? असामान्य, असामान्य द्विगुणित, असामान्य द्विगुणित भ्रूण कोश की कोशिका, या तो बीजांड की द्विगुणित कोशिका या भ्रूणकोश की द्विगुणित कोशिका सीधे किस में बदल जाए? बीज में बदल जाए। किस में बदल जाए? बीज में। यहां पर मैंने असामान्य क्यों लिखा? क्योंकि वैसे जनरली सामान्य स्थिति में भ्रूणकोश की जो कोशिकाएं होती हैं वो अगुणित होती हैं, लेकिन किसी कारण से मान लीजिए द्विगुणित की कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ और वो कोशिकाएं द्विगुणित ही रह गई, तो उस स्थिति को कहते हैं असामान्य द्विगुणित कोशिका। तो या तो बीजांड की कोई द्विगुणित कोशिका हो या फिर असामान्य द्विगुणित भ्रूणकोश की कोई कोशिका हो और वो सीधे किस में बदल जाए? बीज में बदल जाए, क्योंकि यहां पर निषेचन की आवश्यकता ही नहीं है। पहले से ही जो कोशिका है वो क्या है? द्विगुणित है। इसमें भी कोशिका क्या है? द्विगुणित है, और इसमें भी कोशिका क्या है? द्विगुणित है। तो पहले से कोशिका द्विगुणित है और ये कोशिका सीधे किस में बदल जाए? बीज में बदल जाए, और इस बीज के द्वारा एक नए पादप की क्या हो? एक नए पादप की क्या हो? उत्पत्ति हो। जब ऐसी स्थिति पाई जाती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं अपन? अनिषेक बीजता कहते हैं। क्लियर? तो अपने कह सकते हैं कि बिना निषेचन के बीजांड की कोई द्विगुणित कोशिका या भ्रूणकोश की कोई द्विगुणित कोशिका सीधे बीज में बदल जाए और उस बीज से एक नए पौधे की उत्पत्ति हो, तो ऐसे जनन को क्या कहते हैं अपन? अनिषेक बीजता कहते हैं। देखो दिमाग यहां पर पता चलता है बीजता का मतलब होता है बीज, यानी बीज से, लेकिन बीज का निर्माण किससे हो रहा है? अनिषेक, यानी बिना निषेचन के क्या बन रहा है? बीज बन रहा है, और बीज से फिर क्या बन रहा है? नया पौधा बन रहा है। यहां पर देखिए, आपने ये भी देखा कि जो बीजांड है वो मादा का भाग है, मादा का भाग है, और यहां पर देखिए नर केंद्रक का कहीं पर नाम नहीं है। इसका मतलब है कि मादा की द्विगुणित कोशिका ही नए पौधे में बदलती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि मादा के जो लक्षण हैं वो जैसे लक्षण हैं वैसे के वैसे किस में आ जाते हैं? नए पौधे में आ जाते हैं। इसका मतलब है कि जो ये नया पादप उत्पन्न होता है, ये नया पादप अपने मात्रक पौधे के समान होता है। लक्षणों में किसके समान होगा? वो मात्रक पौधे के समान पाया जाता है। तो ऐसा जनन जिसमें बिना निषेचन के बीज का निर्माण हो और उस बीज से नया पौधा बन जाए, तो उसे क्या कह देते हैं अपन? अनिषेक बीजता कहते हैं। क्लियर? यहां तक की बातें क्लियर होंगी। अब अगला पॉइंट आता है और वो है सूक्ष्म प्रवर्धन। तीसरी जो विधि आती है वो है तीसरी विधि है सूक्ष्म प्रवर्धन, और इसे माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं। देखिए सूक्ष्म प्रवर्धन विधि क्या है, कौन से पौधों के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं? तो ये एक लेटेस्ट जो टेक्निक है जो नए पौधे उत्पन्न करने के काम में ली जाती है। इस विधि का उपयोग सामान्यतः औषधीय पादप
औषधीय पादप, फलदार पादप या अन्य उपयोगी पादप। या तो कोई औषधीय पादप हो, या कोई फलदार पादप हो, या अन्य कोई व्यावसायिक पादप हो, कॉमर्शियल पादप हो, जिसके उत्पादों को बाजार में बेच करके और मुनाफा कमाया जाता है, पैसा कमाया जाता है। ऐसे पादपों को सामान्यतः कौन सी विधि से उत्पन्न किया जाता है? सूक्ष्म प्रवर्धन विधि से उत्पन्न किया जाता है। इस विधि में देखो क्या करते हैं, इस विधि में ये वैसे देखें तो ये विधि आपका जो बायोटेक की यूनिट है, जैव प्रौद्योगिकी वाले जो यूनिट है, जो 14, 15, 16 लेसन में आएगी, उन लेसनों के अंदर इस विधि को पूरा ब्रीफ से, पूरा विस्तार से समझाया गया है। तो इस विधि को वहां भी अपन दोबारा से पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर भी देख लेते हैं। और ये पॉइंट वैसे 1 नंबर का है, आ भी जाता है बोर्ड में, कई बार पूछा गया इस प्रश्न को। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले वांछित लक्षण वाले पादप का क्या करते हैं, पादप का चयन करते हैं। यानी सबसे पहले अपन एक अच्छे लक्षणों वाले पौधे का क्या करेंगे, चयन करेंगे, उसका सिलेक्शन करेंगे। फिर जो पादप आपने चयन किया है, इस पादप का या तो अपन क्या कर ले, जीव द्रव्य, या फिर कोशिका, या उत्तक, या कोई अंग। यानी जिस पौधे का आपने सिलेक्शन किया है, जिस अच्छे लक्षणों वाले पौधे, जैसे नए पौधे उत्पन्न करने हैं, उस पौधे का या तो आप जीव द्रव्य अलग कर लीजिए, या कोशिका अलग कर ले, या उत्तक अलग कर ले, या कोई अंग अलग कर ले। इनमें से किसी भी भाग को क्या कर लिया जाता है, पृथक कर लिया जाता है, उसे अलग कर लिया जाता है। ठीक है, अब अलग करने के बाद में इसका क्या करवाया जाता है, निर्जमीकरण। क्या करवाया जाता है, निर्जमीकरण। निर्जमीकरण का मतलब ये होता है, जो कोशिका या जो भाग आपने लिया है, जिसके द्वारा नया पौधा उत्पन्न करना है, उसको रोगाणु रहित बनाना है। उसमें यदि कोई रोगाणु वगैरह है तो उसको क्या कर देते हैं, अपने नष्ट कर देते हैं। तो किसी भी भाग को रोगाणु रहित करना हो, विषाणु रहित करना हो, वो प्रक्रिया कहलाती है निर्जमीकरण या निर्जमीकरण। फिर निर्जमीकृत करने के बाद में इसको संवर्धन माध्यम पर, किस पर, संवर्धन माध्यम पर इसका क्या करवाया जाता है, कल्चर करवाया जाता है। यानी जो कल्चर मीडिया होता है, संवर्धन माध्यम होता है, उस संवर्धन माध्यम पर इस भाग का क्या करवाया जाता है, संवर्धन। अब आप कहोगे कि साहब संवर्धन माध्यम क्या होता है? तो संवर्धन माध्यम देखिए इस प्रकार से इसको समझिए आप। जैसे कोई भी पादप होता है, वो पादप अपने पोषक तत्वों की पूर्ति और जल की पूर्ति कहां से करता है, वो मृदा से करता है। ठीक है, अब संवर्धन माध्यम में क्या करते हैं, एक पात्र होता है, ऐसे एक पात्र होगा, ये पात्र है, इस पात्र में जल भर लिया जाता है, और जल भरने के बाद में इस पानी के अंदर वे सभी पोषक तत्व घोल दिए जाते हैं जो एक पौधे को अपने वृद्धि और विकास के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। तो इसका मतलब है ये तो हो गया जल, और इस जल में क्या डाल दिए जाते हैं, पोषक तत्व। पोषक तत्व इसमें मिला दिए जाते हैं, और पोषक तत्व के साथ में कुछ वृद्धि हार्मोन भी डाल दिए जाते हैं। और वृद्धि हार्मोनों में सामान्यतः या तो ऑक्सिन होता है और या फिर साइटोकाइनिन होता है। या तो इसमें क्या करते हैं अपन, या तो दोनों ही नहीं मिलाते, या फिर 2 वृद्धि हार्मोन मिलाए जाते हैं, या तो ऑक्सिन या साइटोकाइनिन। अब इस जल के अंदर पोषक तत्व हैं, वृद्धि हार्मोन है, और इन सबको मिलाकर के एक घोल बना दिया जाता है। उस घोल को अपन कहते हैं क्या, संवर्धन माध्यम या पोषक माध्यम। क्लियर? अब आपने उस पौधे का या तो जीव द्रव्य लिया है, या कोशिका ली है, या उत्तक लिया है, या अंग लिया है। अब जिस भाग से नया पादप उत्पन्न करना चाहते हो, उस भाग को इसमें रख देते हैं। क्या कर देते हैं, इसमें रख देंगे। इसमें रखेंगे तो एक कोशिकाओं का समूह बनता है। ऐसे कोशिकाओं का एक क्या बन जाता है, एक समूह बन जाता है, और इस समूह को कहते हैं कैलस। क्या कहते हैं भाई, कैलस कहते हैं।
तो इसका मतलब आपने संवर्धन माध्यम पर इसका क्या करवाया, संवर्धन करवाया। क्या करवाया, संवर्धन। और संवर्धन के बाद में इसमें क्या बनेगा, कैलस। कैलस क्या है, यहां पर देखिए इस कल्चर माध्यम के अंदर जो कोशिकाओं का समूह है, ये इस समूह की सभी कोशिकाएं आकारिकी में, लक्षणों में और आनुवंशिक दृष्टि से क्या है, सारी एक जैसी हैं। इनमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं पाया जाता है। इस प्रकार की कोशिकाओं को कहते हैं अविभेदित कोशिका। क्या कहते हैं इनको, अविभेदित कोशिका, अनडिफरेंशियल सेल्स, सेल मास। इन अविभेदित कोशिकाओं के समूह को अपन क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। क्लियर। अब यहां पर देखिए, यहां पर इस विलियन के अंदर अपन ने क्या डाल रखा है, वर्दी हार्मोन। क्या डाल रखा है, वर्दी हार्मोन। और इस वर्दी हार्मोन के कारण इस कैलस में नीचे की तरफ क्या बनेगी, जड़ें बनेगी, और ऊपर की तरफ क्या बनता जाएगा, प्रेरोह। ये तो क्या बन जाएगा, प्रेरोह बन जाएगा। और ये क्या है, ये मूल है। इसका मतलब है ये जड़ें होंगी। और ये जो पादप बनता है, इस पादप का विकास होता है लेबोरेटरी में, यानी प्रयोगशाला में इसको बनाया जाता है, जहां पर जो परिस्थितियां होती हैं, जो वातावरण होता है, वो नियंत्रित कंडीशन का होता है, यानी टेम्परेचर वगैरह है वो एक कंट्रोल कंडीशन के अंदर रखा जाता है। यहां पर जो पादप बनता है, इस पादप को अपन क्या कहते हैं, नवोद्भिद पादप। क्या कहते हैं इसको, नवोद्भिद पादप, यानी सीडलिंग प्लांट्स कहेंगे या प्लांटलैंड्स कहते हैं। इसको पादपक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पादपक। तो कहने का मतलब कैलस हुआ, और कैलस में फिर क्या होगा, विभेदन। विभेदन का मतलब यह हुआ कि कैलस की कोशिकाएं एक जैसी होती हैं, कोई अंतर नहीं पाई जाता। अब इन कोशिकाओं की संरचना में, इनके आकार में क्या आता है, परिवर्तन आता है। और परिवर्तन आना क्या कहलाता है, विभेदन। इस परिवर्तन के द्वारा कैलस से जड़ें बनती हैं और प्रेरोह बनता है, और वो एक छोटे पौधे का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है, छोटे पादप का। ठीक है, जैसे अपन पौध बोलते हैं ना, पौध। जैसे आपने देखा होगा, अपने जो सब्जी वगैरह के जो पौधे होते हैं, उनकी पौध बनाई जाती है पहले, और पौध में एक छोटा पादप होता है, और उस पौध का निर्माण होता है नर्सरी में। किसमें होता है, नर्सरी में होता है। तो ये क्रिया नर्सरी में न होकर के और प्रयोगशाला में हो रही है। कहां हो रही है, प्रयोगशाला में। तो ये एक पादप बना है जिसको नवोद्भिद पादप कहते हैं, और ये नवोद्भिद पादप कहां बना, प्रयोगशाला में। अब उस प्रयोगशाला में उत्पन्न करने के बाद इस नवोद्भिद पादप को प्राकृतिक आवासों में, यानी वहां से लैब में से निकाल करके और खेतों में अलग अलग जगह इसको लगा दिया जाता है। इसका मतलब जो विभेदन हुआ, और विभेदन से क्या बना, एक नवोद्भिद पादप। अब ये नवोद्भिद पादप कहाँ है, ये नवोद्भिद पादप है प्रयोगशाला में। कहां पर है, प्रयोगशाला में। और प्रयोगशाला के अंदर आपको पता है जो भी परिस्थितियां होती हैं वो नियंत्रित स्थिति में होती हैं, कंट्रोल कंडीशन में होती हैं। और अब यहां से प्रयोगशाला से इन पौधों को निकालोगे और अलग अलग खेतों में इसको रोपित कर दिया जाता है। क्लियर। अब यहां पर देखिए आप, एक साथ एक जैसे पौधे उत्पन्न किए जा सकते हैं। ये जो संपूर्ण विधि है, इस प्रकार की जो विधि है, इस विधि को तो कहते हैं क्या, सूक्ष्म प्रवर्धन विधि। तो अपन ये कह सकते हैं, किसी वांछित पादप की कोशिका या उत्तक या अंग के द्वारा किसी नए पौधे को उत्पन्न किया जाता है, तो वो विधि कहलाती है सूक्ष्म प्रवर्धन विधि। और इस विधि का महत्व यह है, क्या महत्व है, कि इस विधि के द्वारा कम समय में एक जैसे अनेक पौधे उत्पन्न किए जा सकते हैं। क्या बताया मैंने, कम समय में अनेक पौधे एक साथ उत्पन्न किए जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इस विधि के द्वारा रोगाणु रहित पादप उत्पन्न किए जा सकते हैं। क्लियर। तो सामान्यतः रोगाणु रहित यदि पादपों का उत्पन्न करना होता है तो कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, सूक्ष्म प्रवर्धन विधि का उपयोग किया जाता है। और इस विधि के द्वारा अनेक प्रकार के आर्किड्स है, ग्लेडियोलस है, इसके अलावा गुलमोहर है, गुलदाउदी है, इन पौधों को उत्पन्न किया गया है। यानी इस विधि के द्वारा कौन कौन से पौधों को उत्पन्न किया जा चुका है इस विधि के द्वारा। जैसे मान लीजिए आर्किड है, जो आर्किड्स पादप है, इनको उत्पन्न किया जा चुका है।
ग्लोडियोलस नामक पौधे को उत्पन्न किया जा चुका है। गुलदाउदी जो पौधा है उसको उत्पन्न किया जा चुका है। ये एग्जाम्पल हैं जिनको सूक्ष्म प्रवर्धन विधि के द्वारा उत्पन्न किया गया है। क्लियर? यहां तक की बातें क्लियर हो चुकी होंगी। और इसी पॉइंट को अपन जब बायोटेक का पॉइंट आएगा आपका, उस बायोटेक के पॉइंट में भी इसको दोबारा से पढ़ेंगे। ये पॉइंट भी आपका क्या हुआ? क्लियर हुआ। उसके बाद में पॉइंट आता है बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता इसे पॉली एम्ब्रियोनिक कहते हैं। बहुभ्रूणता किसे कहते हैं? देखिए ये जो पॉइंट है बहुभ्रूणता वाला पॉइंट, ये पॉइंट आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी मोस्ट है और कंपटीशन में भी कई बार इनमें से प्रश्न डालता है। क्लियर? अब ये है क्या चीज? बहुभ्रूणता किसे कहते हैं, कौन से पौधे में पाई जाती है, इसके अलावा इसका अध्ययन सबसे पहले किसने किया, ये सब बातें अपन देखेंगे। क्लियर? इसके बाद चलो अब देखते हैं बहुभ्रूणता। सामान्यतः यह देखा गया है कि जो आवर्तबीजीय पादप होते हैं उनमें जो बीज होता है उस एक बीज में क्या पाया जाता है? एक भ्रूण पाया जाता है। सामान्यतः यह देखा गया है कि एक बीज में एक भ्रूण पाया जाता है। बीज की स्ट्रक्चर आपने देखी है। बीज के कितने भाग होते हैं? बीज के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? जैसे अगर मैं बीज की बात करूं तो बीज के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है बीजावरण, एक होता है बीज पत्र और एक होता है पूर्णीय अक्ष। ठीक है, ये बीजावरण आपको पता है, रिपीट करवा रहा हूं मैं इसको, वैसे इसमें पॉइंट नहीं है लेकिन रिपीट है ये। बीजावरण में बाहरी भाग देखा होगा आपने, टेस्टा होता है, अंदर वाला भाग होता है टैगमैन, और बीजावरण का कार्य होता है सुरक्षा करना। क्या करना? सुरक्षा करना। ठीक है। बीज पत्र में क्या होता है? संचित भोजन। बीज पत्र में क्या पाया जाता है? संचित भोजन। और भ्रूणीय अक्ष आगे चल करके किस में बदल जाती है? भ्रूण में। और भ्रूण आगे चल करके और नए पादप में कन्वर्ट हो जाता है, नए पादप में विकसित हो जाता है। इसका मतलब बीज के कितने भाग हुए? 3 भाग हो गए। बीजावरण हो गया, बीज पत्र हो गया और भ्रूणीय अक्ष हो गई। तो एक बीज में एक ही भ्रूण मिला। ज्यादातर यह देखा गया है कि एक बीज में एक ही भ्रूण पाया जाता है। ठीक है, लेकिन कई बार यह देखा गया है कि कुछ पौधों में एक ही बीज में, कुछ पौधों के एक ही बीज में 2 या 2 से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं। बीज एक होता है लेकिन उस एक ही बीज में 2 या 2 से अधिक क्या पाए जाते हैं? भ्रूण पाए जाते हैं। तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? बहुभ्रूणता कहा जाता है। तो सीधा सा पॉइंट यह आ जाता है कि बहुभ्रूणता किसे कहते हैं? कि जब किसी बीज में 2 या 2 से अधिक भ्रूण पाए जाते हों तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता कहते हैं। क्लियर? ये तो हो गई परिभाषा। अब बहुभ्रूणता का अध्ययन किसने किया था? सबसे पहले बहुभ्रूणता का अध्ययन किसने किया था? तो इस बहुभ्रूणता का सबसे पहले अध्ययन 1719 में वो एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक, एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक, ये एक ही व्यक्ति का नाम है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक द्वारा किया गया था। और ये याद भी रखना आपको, कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि बहुभ्रूणता का अध्ययन किसके द्वारा किया गया। तो बहुभ्रूणता का अध्ययन किसके द्वारा किया गया? एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक के द्वारा किया गया। क्लियर? इसके बाद में ये देखा गया कि ये किस में पाया जाता है। वैसे कई बार प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि कौन से कुल के पौधों में सामान्यतः बहुभ्रूणता पाई जाती है। तो सिट्रस वर्ग के जो पादप होते हैं, कौन से कुल के? सिट्रस वर्ग, जिसको नींबू कुल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नींबू कुल।
नींबू कुल में मौसमी आ गया, नींबू आ गया, इसके अलावा संतरा आ गया, आंवला आ गया, ये सारे सिट्रस वर्ग के खट्टे फलदार जो पादप होते हैं उनके अंदर सब में ये पाया जाता है। तो एक ये किसमें पाया जाता है, एक तो अपन कह सकता हूं कि सिट्रस वर्ग के पादपों में, ठीक है, सीधा पूछे तो। लेकिन यदि बात करें दूसरा, तो ये नींबू में भी होता है, नींबू के अंदर आंवले में भी होता है, इसके अलावा संतरे में भी होता है, इसके अलावा तंबाकू में भी होता है, इसके अलावा प्याज में भी होता है लिलियम, और इसके अलावा क्रोटेलेरिया में भी पाया जाता है। ये मैंने एग्जाम्पल बताए हैं कि जिनके अंदर ये बहुगुणता पाई जाती है। किस किस से बताया मैंने, नींबू में, आंवले में, संतरे में, तंबाकू में, प्याज में, क्रोटेलेरिया में, इन सभी पौधों के अंदर बहुगुणता देखी गई है। और यदि वर्ग पूछे, कुल पूछे, तो आप सिट्रस वर्ग कह सकते हो। सिट्रस वर्ग के पादपों में ऐसा देखा गया है। और इस एंटोनियो ल्यूवेनोक ने संतरे के अंदर इसका क्या किया था, अध्ययन किया था। क्लियर। इसके अलावा एक चीज और है कि आपको मैंने ये बताया कि बीज एक होता है, एक बीज होता है, लेकिन इसमें दो या दो से अधिक क्या होते हैं, भ्रूण होते हैं। दो या दो से अधिक क्या होंगे, भ्रूण होंगे। आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, एक चीज प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या सभी जितने भी भ्रूण पाए जाते हैं बीज में, क्या सभी भ्रूण नए पौधे में विकसित होते हैं या सभी भ्रूणों के द्वारा नए पादप बनते हैं? ऐसा नहीं होता है। जब भ्रूण तो होते हैं दो से अधिक, लेकिन जब इनका विकास होता है, जब डेवलपमेंट होता है, उस समय केवल एक ही भ्रूण बचता है। बाकी भ्रूण विकासीय अवस्था के दौरान क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब है भ्रूण तो अनेक होते हैं कि बीज में, लेकिन जब उनका बीज का अंकुरण होता है उस समय एक ही भ्रूण बचता है, बाकी भ्रूण क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। क्लियर। लेकिन एक वेंडा, इसका एक अपवाद है, वेंडा एक अधिपादप है, एपीफाइट्स है, अधिपादप है। वेंडा एक अधिपादप है। इसके बीज में अंकुरण के समय दो से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं। वेंडा जो अधिपादप है, इसके बीज का जब अंकुरण होता है उस समय दो से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं। ये एक अपवाद है। क्लियर। यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। देखिए, जो बहुभ्रूणता की जो स्थिति है, ये अनावर्त बीजी पादपों में तो सामान्य लक्षण है। यानी जो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स होते हैं, अनावर्त बीजी पादप होते हैं, उनका ये सामान्य लक्षण है। यानी ज्यादातर पौधों में ऐसी स्थिति पाई जाती है। लेकिन आवर्त बीजी पौधों में ये बहुभ्रूणता बहुत कम देखी गई है, बहुत कम पौधों के अंदर ये पाई जाती है। देखिए, पादपों के साथ साथ जंतुओं में बहुभ्रूणता होती है, लेकिन जंतुओं में बहुभ्रूणता बहुत रेयर केस में होती है। और इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि कई बार जुड़वा बच्चे होते हैं, ज्यादातर तो एक ही बच्चा होता है, लेकिन कई बार 4, 5, 3, 4 ऐसे बच्चे हो जाते हैं, तो वो भी एक तरह का बहुभ्रूणता है। और जितने ज्यादा बच्चे होते हैं उनके जो डेथ रेट होती है, जो मृत्यु दर होती है, वो क्या होती है, ज्यादा होती है। क्लियर। यहां तक की बातें क्लियर हो चुकी होंगी। तो मैंने बहुभ्रूणता क्या होता है यह बता दिया। एक बीज में दो से अधिक भ्रूणों का पाए जाना क्या कहलाता है, बहुभ्रूणता कहलाता है। इसके अलावा इसका अध्ययन एंटोनियो ल्यूवेनहोक द्वारा किया गया। ये कौन से पौधों में पाई जाती है, ये सिट्रस वर्ग के पादपों में, जिनमें खट्टे फल वाले आते हैं, नींबू, संतरा, आंवला, तंबाकू, प्याज, क्रोटेलिया, इनमें ये सामान्यतः पाई जाती है। इसके अलावा वेंडा जो पादप होते हैं, इसके बीज के अंकुरण के समय दो से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं। इसके अलावा यह बताया कि अनावर्त बीजी पादपों में बहुभ्रूणता का पाए जाना एक सामान्य लक्षण होता है, जबकि आवर्त बीजी पादपों में ऐसा नहीं देखा गया, केवल कुछ पौधों में ही यह पाया जाता है। अब ये देखेंगे अगले जो अपना लेक्चर आएगा कल, उसमें देखेंगे कि बहुभ्रूणता किस कारण से उत्पन्न होती है। उसके कुछ कारण दे रखे हैं, उन कारणों के कारण से पौधों में क्या आती है, बहुभ्रूणता आती है। और फिर लास्ट पॉइंट आ जाएगा बहुभ्रूणता का इंपॉर्टेंस क्या है, कि उसका महत्व क्या है। आज के पॉइंट में इतना ही है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और यदि कोई कंफ्यूज हो तो आप पूछ सकते हो। इसके अलावा अपनी अपनी जो रेफरेंस बुक है, अपनी जो बोर्ड वाली बुक है, उसकी भी आप हेल्प ले सकते हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।